हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं भीम क्लासेज 92 में। हम इस सीरीज में पढ़ रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आज हम पाठ नंबर 3 पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था जब नेपोलियन की हार हो गई थी, तो नेपोलियन की हार होने के बाद में एक वियना संधि हुई थी। वियना संधि में कुछ निर्णय लिए गए थे। एक निर्णय था आपका फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए थे ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न कर सके। दूसरा था फ्रांस क्रांति के दौरान बुर्वा वंश की सत्ता में बहाल किया गया था। बुर्वा की सत्ता दोबारा से हो गई थी। और तीसरा राजतंत्र को दोबारा से चालू रखा गया था। एक था फ्रांस ने जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया था वे सभी नेपोलियन के समय पे वे सभी दोबारा से जो जीते गए थे वे स्वतंत्र हो गए थे और सीमा का विस्तार नहीं हो सकता था। अभी इन सभी जो वियना संधि में जो जो निर्णय लिए गए उनके खिलाफ कुछ क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। अब देखते हैं इस कक्षा में यूरोपीय सरकार के इन सारे निर्णयों के विरोध में क्रांतिकारियों ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया। यानी जो जो निर्णय लिए गए ना वियना संधि में उसके खिलाफ ये क्रांतिकारी हुए। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, ये ऐसे इनके विरोध में हुए। अब आगे इनके कुछ उद्देश्य थे। उद्देश्य क्या थे? एक तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। जैसे भगत सिंह ने असेंबली में बम विस्फोट किया था, वो राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाने के लिए किया था, जिससे कि सभी व्यक्तियों को इनके क्रांतिकारी होने का पता चले और राष्ट्रवाद की भावना का उदय हो। ऐसा ही यहाँ पे हुआ था। दूसरा, वियना संधि का विरोध करना था। ये क्रांतिकारी वियना संधि का विरोध करना चाहते थे। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहते थे, इसलिए क्रांतिकारियों का निर्माण हुआ, इनका जन्म हुआ। दूसरा, अब देखिए भूख कठिनाइयों और जन विद्रोह। इसके बाद में भूख कठिनाइयाँ व जन विद्रोह आया। ये जो भूख कठिनाइयाँ आई, इसे 1830 की कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता है। ये आ सकता है एमसीक्यूज में कि किस वर्ष को महान कठिनाइयों का वर्ष कहा जाता है, या महान कठिनाइयों का वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है, कैसे भी आ सकता है। अब इसके कारण देख लेते हैं। कारण में ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई। यानी जो कठिनाइयाँ आई ये इसलिए आई क्योंकि उस समय काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो गई थी। लोग गांव से शहर की ओर रुख करने लगे थे। बेरोजगारी की में वृद्धि हो गई थी और गरीबी में वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं इन्हीं वर्षों में क्या क्या हुआ। इन्हीं वर्षों के दौरान फसल बर्बाद हो गई, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई। अब फसल बर्बाद होगी तो खाने पीने की कमियां होगी। दूसरा, कामकाज जो करते थे व्यक्ति, उनमें छोटी छोटी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया था, तो वहाँ बेरोजगारी भी चरम सीमा पे थी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर गए, जगह जगह अवरोध लगाया गया, जिससे कृषक विद्रोह में न जा पाए। अभी आपने देखा होगा भारत के अंदर पंजाब के किसानों ने विरोध किया था। यहाँ पे हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार, इसने सड़क पे भी कीले लगवा दी थी ताकि वे दिल्ली तक न आ पाए। ऐसे उन्होंने भी विरोध किया, जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित करना पड़ा। अब गणतंत्र राज्य घोषित क्यों करना पड़ा? क्योंकि राजतंत्र था। राजतंत्र का विरोध करने के लिए लोग सड़कों पर उतर गए। जब लोग सड़कों पर उतरे तो विरोध जोर शोर पर हुआ, और जब जोर शोर पर विरोध हुआ तो यूरोपियन सरकार ने गणतंत्र घोषित कर लिया। गणतंत्र यानी प्रजा का तंत्र, वहाँ पे संविधान के अनुसार चलना शुरू हो गया। अब देखते हैं गणतंत्र के बाद में क्या क्या बदलाव आए, देख लीजिए। गणतंत्र के बाद में आए बदलाव। 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में 18+ का 18 होते ही बच्चा कोई भी हो, लड़का लड़की औरत कोई भी हो, वो अपने वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेता है। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई। ये सरकार की ड्यूटी होती है कि जो देश के निवासी है उन्हें काम प्रोवाइड करा जाए, रोजगार उनके लिए रोजगार के संसाधन बनाए जाए, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी।
दूसरा नारीवाद स्त्री। अब नारीवाद स्त्री में स्त्रीवाद में या नारीवाद में क्या था ये देख लीजिए। पुरुष को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों व हितों का बोध नारीवाद है। यानी जैसे पुरुष को समान अधिकार मिला है समाज के अंदर, ऐसे ही नारियों को दिया गया और इक्वालिटी का अधिकार उसके हितों को ध्यान में रखते हुए इसे ही नारीवाद कहा गया। जर्मन और इटली का निर्माण, अब देख लेते हैं जर्मन और इटली का निर्माण कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी में बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे राज्य रजवाड़े थे, उनको एक जगह एकीकरण कर दिया गया, मिल दिया गया। ऐसे इंडिया का निर्माण हुआ भारत का। हमारे यहाँ इसको देख रहे हैं जर्मनी में भी छोटे छोटे राज्य क्षेत्र होंगे जो उन्हें जोड़ दिए गए, एकीकरण किया गया। अब देख लेते हैं 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की वे जर्मनी का एकीकरण कर दें, परंतु ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। अब देखो राजशाही और फौज, राजशाही यानी राजा की जो फौज थी और उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने इस विद्रोह को दबा दिया। अब उसके बाद परसा ने यह भार अपने ऊपर लिया, परसा एक देश है, कि वे जर्मनी के एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय परसा का मुख्यमंत्री ओटोमन बिस्मार्क था। इसको याद रखना, ये आ सकता है जर्मनी के एकीकरण के समय परसा का मुख्यमंत्री कौन था, तो आप क्या बताएंगे, ओटोमन बिस्मार्क जो यहाँ का जनक था। अगला है 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्धों में परसा की जीत हुई। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में परसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। किसने करी, परसा ने। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। जर्मनी के एकीकरण में यूरोप में परसा को महाशक्ति के रूप में स्थापित किया गया। परसा को महाशक्ति मान लिया, जैसे आज के समय में 2 महाशक्तियां हैं, एक अमेरिका दूसरा रूस। उस समय यूरोप में महाशक्ति कौन थी, परसा। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। यानी पुरानी रूढ़िवादिता को छोड़कर जो आज की उस समय में जो प्रेजेंट लगता था, आधुनिक बोलते हैं उसको, उस पर जोर दिया गया। इटली का एकीकरण, अब जर्मनी का एकीकरण हो गया, अब करते हैं इटली का एकीकरण। इटली 7 राज्यों में बटा था, 7 राज्यों में बटा था। जैसे हमारा देश 28 राज्यों में बटा हुआ है, ऐसे ही इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में जूसेपी मैत्सेनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किए। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल रहे। यानी ये विद्रोह तो हुए लेकिन सफल न हो पाए किसी कारण से। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंड ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। ऐसी संधि कर दी कूटनीतिक जिससे कि ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। इटली एकीकरण को जानने के लिए हमें 3 लोगों पर विचार करना होगा। देखिए, जैसे इंडिया के बारे में, अगर इंडिया की आज़ादी के बारे में जाने तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ये कुछ ऐसे क्रांतिकारी है, कुछ व्यक्ति है, बहुत सारे हैं, स्वामी विवेकानंद और गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर, इस तरीके से वहाँ पे भी थे। एक तो जूसेप मैत्सेनी, काउंट कैमिली दे कावूर और जूसेपे गैरिबॉडी, ये कुछ व्यक्ति हैं जिनके बारे में हमें जानना अति आवश्यक है। देख लेते हैं जूसेपे मैत्सेनी कौन था। इनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बने रहे। 24 वर्ष की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्होंने 1831 में देश निकाला दे दिया गया। क्यों निकाला दे दिया गया? क्योंकि ये विरोधी थे सरकार के। तत्पश्चात उन्होंने 2
और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। भूमिगत संगठन ऐसे नहीं है कि भाई जमीन के अंदर करा गया, उन्होंने छिपके बिल्कुल सामने आए बिना सरकार से छिपके करा। पहला था इनका मार्सेई में यंग इंडिया, ये था यंग इटली, एक तो ये था। दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। ये दो संगठनों की स्थापना करी। मैथ्सनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध हुआ एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों में रूढ़िवादियों के मन में भय भर गया। मैटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया, क्योंकि जो रूढ़िवादिता थी वो उसके खिलाफ था। काउंट कैमिली द कावूर, ये दूसरा है। सार्डिनिया पीडामोंट का प्रधानमंत्री था ये। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास करता था। खुद नहीं करता था, लेकिन नेतृत्व जरूर कर दिया उसने। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका, इटली का एकीकरण संभव हो सका। यानी जो संधि हुई थी फ्रांस के साथ में, उसमें इसी का याद था, जिसकी वजह से किसको, ऑस्ट्रिया को हराया जा सका। नेक्स्ट है जूसेपे गैरिबाल्डी। वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली का एकीकरण के लिए सशस्त्र सेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। जो जहाँ पे उन्होंने विरोध किया, जो भी करा, उसके जो वहीं के लोग रहने वाले थे, जो किसान, उनका समर्थन लेकर ये कार्य किया उन्होंने। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो गया। अब देखते हैं ब्रिटेन में राष्ट्रवाद। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद कैसा हुआ, अब तक देखते थे यूरोप के ही हैं, इससे पहले फ्रांस में हुआ, जर्मनी, ये सब इस तरीके से हुआ। अब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति आई, वहाँ से उद्योग धंधे अच्छे हुए, लोगों को काम मिलना शुरू हुआ। जब काम मिलना शुरू हुआ तो उनकी आर्थिक स्थिति बढ़ी। जब आर्थिक स्थिति बढ़ी, खाने पीने को अच्छा मिलने लगा, तो वहाँ भी राष्ट्र प्रेम की भावना उठी। राष्ट्रवाद किसी उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलन वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्थ, स्कॉट व आयरिश जैसे ढेर सारे समाज थे, जिसे नरजातीय कहा जाता था। इम्पोर्टेंट है भाई, नरजातीय किसे कहा जाता था, नरजातीय कहा जाता था ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारे साम्राज्यों को। ब्रिटेन में जो विभिन्न राज्य रहते थे, उन्हीं को नरजातीय कहा जाता था। अब आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। अब द्वीप समूह देख लो भाई, द्वीप समूह क्या होते हैं। देखो, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा होता है द्वीप, बहुत बड़ा होता है महाद्वीप, और जो बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप होते हैं ऐसे एक ही जगह, उन्हें कहते हैं द्वीप समूह। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। राजतंत्र ले लिया, अब क्या हो गया, जब राजतंत्र नहीं रहेगा तो लोकतंत्र हुआ या गणतंत्र। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। अब ये आ सकता है, ब्रिटेन का गठन कब हुआ, या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का 1707 में किया गया, इसे याद कर लेना आप। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। नए ब्रिटेन के प्रतीक को खूब बढ़ावा मिला। प्रतीक बनाए गए ब्रिटेन के नए, जैसे हमारे यहाँ भी प्रतीक बदलते रहे समय समय पर।
वह बाल्कन समस्या देख लेते हैं। बाल्कन समस्या, बाल्कन भौगोलिक एवं नरजातीय रूप में विभिन्नताओं का क्षेत्र था, यानी अलग अलग समाज और अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते थे, जिसे नरजातीय कहा जाता था, जिससे आधुनिक रोमानिया, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया और सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। जो ये क्षेत्र थे उनमें रहने वालों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन होता है टूटना या बिखरना, से स्थिति काफी विस्फोट हो गई थी। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपने पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की एवं बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह करने लगा। अब यहाँ पे फिर से इनमें विद्रोह हो गया, मतभेद आ गया। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही, जिससे यह समस्या गहरी चली गई व जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब सभी इसमें बहुत सारे व्यक्ति रहते थे, अलग अलग क्षेत्र में निवास करते थे और अलग अलग परंपराएं मानने वाले थे, तो उनमें विरोध होने लगा। वे अपना अलग स्वतंत्र राज्य मांगने लगे और अधिक जमीन मांगने लगे, जिससे आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध हमें देखने को मिला। एक शब्द है साम्राज्यवाद। अब साम्राज्यवाद को देख लेते हैं। जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए आर्मी और अन्य साधनों का प्रयोग करता है, उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। यानी आर्मी और अन्य संसाधनों का प्रयोग करता है कहीं को बढ़ाने के लिए, देश की शक्ति को बढ़ाने के लिए, इसलिए उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। अब देख लेते हैं हम रूपक। रूपक क्या होता है? जब किसी अमूर्त होता है जो दिखाई ना दे, अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहा जाता है। यानी कोई चीज अमूर्त है और उसे दिखाने की कोशिश की जा रही है, प्रदर्शित करने के लिए की जा रही है, उसे रूपक, रूप से पता चल रहा हमें, रूप से किसी अदृश्य व्यक्ति को जिसका कोई अमूर्त हो उसे रूप देने की कोशिश किया जा रहा हो, उसे रूपक कहा जाता है। देख लेते हैं 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का प्रयोग राष्ट्रवादी भावना के विकास और मजबूत बनाने में किया गया। आपने देखा होगा, देखो कैसे होता है। जैसे हमारे यहाँ भारत देश है, हमारा सभी को पता है भारत देश है, लेकिन एक औरत को तिरंगे रंग की साड़ी को पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है पूरे नक्शे के बीचों बीच और उसे भारत माता का रूप दिया जाता है। वास्तव में तो ऐसी कोई औरत है नहीं, लेकिन हम उसे भारत माता कहते हैं, भारत माता के रूप में देखते हैं। ऐसे ही इन्होंने रूप दिया। देख लेते आगे, राज्य की दृश्य कल्पना कि राज्य कैसा होना चाहिए, उसको कैसा बनाना चाहिए। 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ यूं चित्रित किया जैसे कि वह कोई व्यक्ति हो। जैसे मैंने अभी बताया, भारत की को एक माता के रूप में देखा, एक औरत को साड़ी पहना दी तिरंगी, उसके हाथ में त्रिशूल वगैरह दे दिया और उसको एक व्यक्ति के रूप में देख लिया। ऐसे इन्होंने किया। राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था, राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाया हुआ, जामा मतलब व्यक्ति जैसा बनाना। जिस नारी के रूप में चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। वह जो नारी थी असल जीवन में कोई खास नहीं थी, लेकिन उसे इस रूप में चुना गया। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास किया। जैसे हम भगवान का कोई रूप होता नहीं, जब कोई व्यक्ति है जिसको समझा नहीं सकते तो उसे मूर्ति दिखाई जाती है कि परमात्मा ऐसे होते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को कैसे समझाओगे कि परमात्मा कैसे होते हैं, वो क्या होता है, मतलब उसके बारे में बताने के लिए एक मूर्ति निर्माण कर दी मूर्तिकार ने, ऐसे होते हैं, वही उसे दिखाने के लिए। यानी नारी की छवि राष्ट्र का एक रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम
मारियाना दिया गया। क्या नाम दिया गया? मारियाना। मारियाना, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का एक रूपक बन गई। जर्मेनिया वही औरत थी ये। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान। राजनीतिक संगठन का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना। अब देखते हैं कैसे राजनीतिक संगठनों का निर्माण करने में भी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा, समाचार पत्रों का प्रकाशन करने में इन्होंने किया। और जो मत का अधिकार यानी वोट डालने का अधिकार, हम कई बार कह देते हैं भाई हम वोट डालते नहीं, क्या है वोट डालने का। अब आपको पता चला होगा कि वोट का अधिकार प्राप्त करने के लिए भी हमारे पूर्वजों ने और जो विदेश के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। सबसे पहले तो पुरुषों को ही मिला ये अधिकार, उसके बाद में कहीं जाके काफ़ी समय बाद औरतों को मत का अधिकार मिला। इन्होंने अलग से संघर्ष किया। राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लिया उन्होंने। जो राजनीति की जो बैठकें होती थी उनमें भी प्रदर्शन करे गए, उनमें भी उन्होंने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ कर। तब जाके ऐसा लोकतंत्र का निर्माण हुआ पश्चिम में यानी यूरोप में। अब देखते हैं विभिन्न प्रतीक चिन्ह और उनका अर्थ क्या था। जो प्रतीक बनाए गए अभी चले ना रूपक, एक तो था टूटी बेड़िया। टूटी बेड़ियों का मतलब था आज़ादी मिलना। जैसे मान लिया हमने कोई दास बनाना, उसमें बेड़िया लगी होती है और बेड़ियों को टूटने का जो प्रतीक था वो था आज़ादी मिलना। दूसरा था बाज छाप वाला कवच। बाज छपा हुआ था उसमें कवच में जर्मन समुदाय का प्रतीक शक्ति, जो शक्ति का प्रतीक था। ब्लूत पत्तियों का मुकुट, ये था वीरता का महत्व देता था ये प्रतीक जो था। तलवार था मुकाबले की तैयारी करने के लिए। तलवार पर लिपटी हुई जैतून की डाली थी शांति की चाह, कि हमें शांति चाहिए इस देश में। काला लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा। उगते सूर्य की किरणें, एक नए युग की शुरुआत करना था। ये ऐसे प्रतीक बनाए गए जो कलाकारों ने अपने चित्रों में प्रदर्शित करे कि हमें ऐसे राज्य का निर्माण करना है। इसी के साथ हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय समाप्त होता है। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।